हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आ चुके हैं अपने लोग डेरिवेशन नंबर 3 में। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले? गॉस लॉ पढ़ने वाले, जो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। पर एक बात बता देता हूं, अगर आपको गॉस लॉ समझना है तो मुझे एक और टॉपिक यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आ जाएंगे किस पे? गॉस लॉ पे। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या है, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ो, मैं समझाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। The total number of electric field line passing through an area is called electric flux। क्या है? पढ़ लिया? समझ में नहीं आया? ध्यान से देखो क्या है। मैंने क्या किया, एक सरफेस लिया है, एक एरिया लिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहां से क्या पास किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। कौन पास कर रहा है बोलो? ये सब मेरे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है बोलो एक बार? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ध्यान से देखना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या पास कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ना वही लिखा हुआ है, किससे? पासिंग थ्रू एन एरिया। पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोल रहे हो सर यहाँ से कहां पास किया? वो 3D स्ट्रक्चर बनाने का मैंने कोशिश किया, बोर्ड ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। तो फील लिया करो थोड़ा सा। क्लियर है क्या? तो ये मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, अगर मुझे कैलकुलेशन के पार्ट में जाना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो क्या मैं बैठ के काउंट करूं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? और क्या ये पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हो। तो डेफिनेशन के लिए तो हम बोल सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स को डिनोट किससे किया जाता है? फाई से। फाई का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। पर कैलकुलेशन के लिए क्या करे? तो इसके लिए मुझे आपको 3 कंसेप्ट बताना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताता हूं, फिर फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है मेरा फाई, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, दूसरा डिपेंड करता है एरिया पे, और तीसरा डिपेंड करता है एंगल पे। मैं तीनों समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, 2 एरिया लिया है, ठीक है ना, 2 बोर्ड ले लिया, और इससे मैंने पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ले लो, ये अपना खेती है भैया, लेते चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लिया। ये सब मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्लियर है ना? और सेम बोर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। यहाँ भी कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताओ, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें या इसमें? तो ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहा है, इसमें आपको कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहा है। बताओ फ्लक्स ज्यादा किसका होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा पास करेगा एरिया से, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूं क्या, कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास करेगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? फ्लक्स होगा। क्या ये बात क्लियरिटी आ गया? जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि मुझे मेन आना है गॉस लॉ पे। क्लियर है? अगला आता है एरिया पे। देखो एक का एरिया बड़ा है, एक का एरिया छोटा है, ध्यान से देखना। मैंने यहां से क्या पास किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पास किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये सारे मेरे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बोलो हाँ या ना? अगर इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां ले लेता हूं, यहाँ पे कौन पास हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ भी कौन पास हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब ध्यान से देखना, जिसका एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा पास करेगा, जिसका एरिया कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा? कम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के। जिसका एरिया ज्यादा उसका फ्लक्स ज्यादा, और जिसका एरिया कम उसका फ्लक्स भी कम। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर जो डाउट आता है वो आता है एंगल वाले में। ये बात समझने का देरी है, ध्यान से देखना। देखो होता क्या है कि मान लो मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है एरिया वेक्टर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर नहीं पता होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखना, जैसे मान लो ये सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये इसका एरिया वेक्टर, लाइक दिस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर सरफेस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, स्लैंट है पूरा, बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अगर मैं यहां रखता हूं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। दिस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। जैसे यहां देखो, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा एरिया वेक्टर। क्लियर है क्या? इधर काम करेंगे तो इधर होगा एरिया वेक्टर, इधर काम करेंगे तो इधर होगा एरिया वेक्टर। क्लियर है क्या? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टू बी द एरिया वेक्टर। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, ये कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है।
ये कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऊपर से चला गया, बोलो ना। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? सबसे कम। क्या होगा? सबसे कम। देखो एरिया को मैंने बिल्कुल ऐसे रखा, तो अब एरिया वेक्टर भी इधर है और यहाँ से कौन पास कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है? एरिया से ही तो पास कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक प्लस को होगा वो क्या होगा? सबसे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो आपने नोटिस क्या किया कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है, मतलब जब इनके बीच में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स मेरे को क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। बट एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप जोड़ोगे, तो अगर यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री होता है मेरा, तो यहाँ पे मेरे को फ्लक्स जो है वो क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। यह बात समझ में आता है क्या? तो एरिया वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो एक बॉटल है, ठीक है ना। अब मेरे को इस बॉटल में 3 होगा, एक तो यहाँ, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर। तो ये बात अपने को पता होना चाहिए एरिया वेक्टर के बारे में। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक में वो कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है? थीटा पे मैक्सिमम मिलेगा और आपको सॉरी 90 पे मिनिमम मिलेगा और 0 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो वो कौन सा होता है? कॉस थीटा होता है। आपको पता होगा कि कॉस 0 जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है ना उसका, कितना होता है? 1 होता है। और कॉस कॉस 90 पे वो वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये बात अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्स मिनिमम मिलेगा और जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है? तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 कहाँ गया इक्वेशन? ये रहा मेरा। किस पे डिपेंड करता है? तो अगर मैं बोलना चाहूं तो यहाँ बोल सकता हूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो ये मेरा 3 पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया? हाँ ये वाला, ठीक है। प्लस, क्लियर है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3 तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 ही होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा एंड दैट्स माय फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल दिमाग में रखना क्या? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब सुनो, जब आपने क्लास 11 में वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कब आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो यहां भी तो वही लिखा हुआ है, प्लस इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो अगर प्लस को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब वेक्टर फॉर्म हटेगा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बात था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स ही पता नहीं चलेगा तो आप गॉस लॉ नहीं पढ़ पाओगे। क्लियर है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये 3 चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, एरिया पे और कॉस थीटा पे। क्लियर है? जल्दी से उतार लो फटाफट से, उतारते चलो फटाफट से। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है क्या? गॉस लॉ। एग्जाम में AGAM, ओ AMAG एग्जाम में आ गया। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आप कोई भी पीवाई क्यूज उठा लो, कोई भी पीवाई क्यूज उठा लो, कोई भी पीवाई क्यूज, आपको हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन गॉस लॉ का जरूर दिखेगा, या तो प्रूफ दिख जाएगा या उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक सरफेस ले लिया, ठीक है ना, और उसके अंदर एक चार्ज है क्यू, इसको बोलते हैं क्यू इनक्लोज्ड, मतलब एक सरफेस के अंदर वो चार्ज इनक्लोज्ड है। तो चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या निकालेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। और आपको पता है जब एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलता है? बाहर की तरफ ही तो निकलता है। ये सारा मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो सुनो गॉस ने क्या बोला, सुना ध्यान से। गॉस ने क्या बोला? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन क्लोज सरफेस, क्या बोला? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ध्यान देना भाई। क्या होगा? यहाँ पे होता है 1/E0। क्या होता है? 1/E0। तो क्या बोला? सुनना,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जब एक क्लोज सरफेस हम लोग लेते हैं, इससे जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, सुनना ध्यान से, क्या बोला, जब हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते हैं और उसमें एक चार्ज है Q, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, जो होता है फाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो किसके बराबर आएगा, Q, कौन सा Q, जो इनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय क्या, E नॉट, एंड दैट्स माय फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस। और ये E नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ये वाला वैल्यू इसका होता है, ठीक है, और यही लिखा हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू 1 बाय E नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। चार्ज आप चाहो तो यहाँ पे इनक्लोज्ड लिख सकते हो, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट से जल्दी से उतारेंगे वैल्यू को, ठीक है। अब जो ये फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसको हम लोग करना है प्रूव। क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, और ये कैसे बना ये फॉर्मूला। और यही गॉस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट अपना कंसेप्ट है कि इसको प्रूव करके आपको दिखाना है। ये बात तो क्लियर हो गया ना कि क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज है तो इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर आएगा, क्यू इनक्लोज, जितना चार्ज अंदर इनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय क्या, ई नॉट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब इसका आते हैं प्रूफ पे। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, एक स्फीयर लिया, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, पूरा एक स्फीयर है, ठीक है। और आपको अभी मैंने जस्ट बताया था कि जो इलेक्ट्रिक प्लस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना। वेक्टर हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ये बात हमें पता है, क्लियर है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना सेंटर पे एक चार्ज मैंने ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, आउटवर्ड है, प्लस चार्ज ही लेते हैं तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हर जगह पे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक पॉइंट पे ले लिया मैंने। और मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, यहीं पे एक छोटा सा एरिया जिसको मैंने नाम दिया डीएस। क्या नाम दिया, डीएस। क्या नाम दिया, एक छोटा सा नाम दिया डीएस, क्योंकि एस क्या हो गया, सरफेस एरिया, पूरा सरफेस हो गया ना। तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया, क्यों, क्योंकि आपको पता है छोटा छोटा करके बहुत सारा पोर्शन होगा। अगर एक पे बात करेंगे और वहां पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो वो पूरे पोर्शन का निकाल के दे देगा। क्लियर है ना? बताओ इसका सरफेस एरिया किधर है, तो एरिया वेक्टर भी मेरा किधर हो गया, इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा इधर हो गया। दोनों के बीच का थीटा कितना है, 0 डिग्री। ये बात आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, तो थीटा कितना है, 0। ये बात आपको दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताओ जल्दी से, ई वेक्टर। अब तो ए नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमने छोटा सा एरिया लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीएस वेक्टर। क्या लिखेंगे, डीएस वेक्टर, क्लियर है। और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया वेक्टर होंगे अपने, क्लियर है ना। अब देखो, अब यहां पे डेरिवेशन स्टार्ट होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या हुआ, ई डॉट डीएस, वेक्टर फॉर्म हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई डॉट डीएस, और यहां पे क्या आएगा, कॉस थीटा। और आपको पता है यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ओ थीटा कितना है मेरा, 0 डिग्री है, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे मेरा कौन है, फ्लक्स है, तो यहाँ पे कौन है, ई है, यहाँ पे कौन है, डीएस है, और यहाँ पे क्या है, कॉस 0 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कल ही मैंने बताया था क्लास में, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे। तो के है, चार्ज कितना लिया है हमने, क्यू लिया है, और रेडियस क्या है, डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन तो अभी वो डीएस का डीएस ही रहेगा, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। पर जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पे को दिखाना पड़ेगा कि आपने कॉस 0 का वैल्यू दिखाया है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या बात आपको पता है कि के को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई ई नॉट। ये सब बात पता होना चाहिए, इसलिए मैं साइड में दिखा रहा हूँ और अभी सब दिखाओगे। तो देखो के क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बाहर आ गया। चार्ज भी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट ही है, बाहर आ गया। रेडियस भी कांस्टेंट है, कहां आ गया, बाहर ही आ गया। और cos 0 का वैल्यू तो 1 होता ही है, लिखा भी नहीं हमने। और यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। इतना बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो होता है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, एस। और एस क्या होता है, सरफेस एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये सब बात अगर नहीं पता होगा तो डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, तो ध्यान से देखो क्या होगा। तो फाई है, के जगह पे क्या रख दिया हमने, 1/4 पाई ई नॉट रख दिया। क्यू तो क्यू है, ये कौन सा क्यू है, इनक्लोज्ड वाला, और डिवाइड बाय कौन है, आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होता है, एस होता है, और एस का वैल्यू क्या होगा,
4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब देखो 4 से 4 गया, कलर चेंज कर देते हैं, ध्यान से देखो, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो फाई का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बाई ई नॉट, जो हमने पहले ही लिखा है, और यही प्लस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो एग्जाम में जब भी आएगा तो पहले तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है ना, उसके बाद आप उसको पूरा प्रूफ करके दिखाओगे कि जो प्लस का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बाई ई नॉट, और ये कौन सा क्यू है, जो इनक्लोज्ड है, एंड दैट्स माय डेरिवेशन। क्लियर है? छोटा छोटा बात पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और आप इससे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़े। एक छोटा सा बात मुझे आपको बताना है, क्या बताना है, ध्यान से देखो, कि मान लो मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसमें चार्ज है क्यू, ये क्यूब के फॉर्म में है, चार्ज है क्यू, एक स्फीयर के फॉर्म में है, चार्ज है क्यू। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक प्लस किस में होगा, किस में होगा? सोचो जल्दी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक प्लस किस में होगा? तो मैं आपको बताता हूं, तीनों में इलेक्ट्रिक प्लस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आपने भी जस्ट देखा है कि प्लस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बाई ई नॉट, होता है ना। तो क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज, तो तीनों में चार्ज क्या है, क्यू ही ना है, और ई नॉट तो कांस्टेंट होता है, इसलिए तीनों का प्लस यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे चार्ज दिया है क्यू, यहाँ पे चार्ज दिया है +2 क्यू, -3 क्यू, और यहाँ पे दिया +5 क्यू। तो अब बताना किसका फ्लक्स ज्यादा होगा, किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? तो आपको पता है फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इनक्लोज, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो यहाँ पे होगा क्यू बाई ई नॉट। ठीक है, अब इसमें बताओ टोटल चार्ज इनक्लोज, तो क्या होगा, +5 क्यू, 2 क्यू, 7 क्यू, 7 से 3 किया तो क्या बचा, 4 क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 क्यू बाई ई नॉट। तो जहां पे चार्ज ज्यादा है वहां पे फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले में जो फ्लक्स होगा वो मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक क्लियर करवा दिया, फिर गॉस लॉ का जो प्रूफ होता है वो एग्जाम में आता है वो भी आपको क्लियर करा दिया, और एक दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, सो दैट आप रिवाइज करोगे तो इजी हो जाएगा। ये डेरिवेशन क्लियर है ना? ई डॉट डी एस क्यों लिया, क्योंकि छोटा सा सरफेस एरिया लिया था, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो भाई, तो हमने अभी तक 3 डेरिवेशन कर लिया है। कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के वजह से एक्सियल वाला कर लिया, इक्वेटोरियल वाला कर लिया, और कौन सा कर लिया, गॉस लॉ कर लिया। ठीक है, करेंगे आगे एप्लीकेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।